नमस्कार, मैं हूं दीपाल राणा। आप देख रहे हैं आवाज समाचार। शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। फाइनेंशियल निफ्टी एक्सपायरी पर बाजार में मुनाफा वसूली, बाजार ऊपरी स्तरों से फिसलकर बंद। रियल्टी, ऑटो, फार्मा इंडेक्स बढ़त पर बंद। बैंकिंग, एफएमसीजी, पीएसयू स्टॉक्स पर दबाव। इनकम टैक्स की न्यू रिजीम में एनपीएस निवेश पर छूट पर विचार। वित्त मंत्रालय को पीएफआरडी ने भेजी सिफारिश। सीएनबीसी आवाज के बिग बजट एक्सक्लूसिव। वाइब्रेंट समिट से पहले ग्लोबल इंडस्ट्री लीडर्स से मिले मोदी। माइक्रॉन के सीईओ संजय मेहरोत्रा, तोशिहिरो सुजुकी समेत दर्जनों दिग्गजों से हुई मुलाकात। कल से होगी समिट की शुरुआत। 2030 का लक्ष्य है, लगभग 1.5 बिलियन टन कोयले की आवश्यकता होगी। तो उस हिसाब से प्रोडक्शन की तैयारी है और उतना जितना देश में जरूरत होगी, उसकी जितनी आवश्यकता होगी उसकी पूर्ति हो जाएगी। 2030 तक कोयला उत्पादन में आत्मनिर्भर होगा भारत। सीएनबीसी आवाज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में कोल सचिव ने कहा, रिन्यूएबल एनर्जी पर कंपनी का है बड़ा प्लान। राम मंदिर पर पीएम मोदी का मंत्रियों को कड़ा संदेश। आक्रामकता और बयानबाजी से बचने की नसीहत। वहीं प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों का जायजा लेने अयोध्या पहुंचे सीएम योगी। हनुमानगढ़ी में किया दर्शन पूजा। मोहम्मद शमी समेत 26 खिलाड़ियों को मिले अर्जुन अवार्ड। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज को खेल रत्न। 9 कोच को मिला द्रोणाचार्य अवार्ड। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सौंपे खेल पुरस्कार। अब मिलेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स से लैस जूता। 6 चक्कों के साथ तूफानी रफ्तार। मून वॉकर कंपनी ने कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो में किया पेश। आप देख रहे हैं आवाज समाचार और रुख करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट खबरों का। पहले बात करेंगे वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट से जुड़ी हाइलाइट्स की। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल इंडस्ट्री लीडर्स और राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात की। आज सुबह उन्होंने महात्मा मंदिर में मोजाम्बिक के राष्ट्रपति फिलिप जेकोंटो और तिमोर के प्रेसिडेंट जोस रामोस से द्विपक्षीय वार्ता की। प्रधानमंत्री ने इसके बाद सुजुकी मोटर्स लिमिटेड के प्रेसिडेंट तोशिहिरो सुजुकी, डीपी वर्ल्ड के सीईओ सुल्तान अहमद बिन सुलायम से मिले। प्रधानमंत्री माइक्रॉन के सीईओ संजय मेहरोत्रा, ऑस्ट्रेलिया के डिकन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर इयन मार्टिन और एपी सोलर के सीईओ कैथ स्वेडसन समेत कई इंडस्ट्री लीडर्स के साथ 1-to-1 मुलाकात की। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वाइब्रेंट गुजरात समिट का उद्घाटन करेंगे। इसके लिए पीएम मोदी 2 दिन पहले ही गुजरात पहुंच गए हैं। आज भी पीएम के कई अहम कार्यक्रम हुए। वाइब्रेंट गुजरात समिट की पूरी जानकारी लेकर हमारे साथ मौजूद हैं केतन जोशी। तो केतन, बताइए आज पीएम मोदी क्या क्या कार्यक्रम उन्होंने अटेंड की और कल से इस समिट की शुरुआत हो रही है, तो क्या एक्सपेक्ट किया जाए, क्या तैयारियां करने की कोशिश करते हैं। लेकिन पीएम मोदी ऑलरेडी वहां पहुंच चुके हैं। कल उद्घाटन है और हमने देखा है कि समिट की शुरुआत से ही पहले काफी एक्साइटमेंट और का माहौल बना हुआ है। काफी हमने इन्वेस्टमेंट्स ऑलरेडी आते हुए देखे हैं। लेकिन अब कल से क्योंकि शुरुआत हो रही है इवेंट की, तो नजरें रहेंगी कि क्या कुछ और नई इनफ्लोज आते हैं इस समिट के थ्रू। केतन हमारे साथ कनेक्टेड हैं। केतन, बताइए पहले तो आज पीएम मोदी का कार्यक्रम क्या क्या रहा और अब कल से शुरुआत हो रही है समिट की, तो क्या एक्सपेक्ट करें? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल देर रात को ही अहमदाबाद आ गए थे और आज उनका पावर पैक प्रोग्राम रहा। अगर हम अभी तक के हाईलाइट देखें तो मोजाम्बिक के प्रेसिडेंट फिलिप जेकोंटो, तिमोर के प्रेसिडेंट जोस रामोस और कई सारे ग्लोबल सीईओज के साथ उनकी महात्मा मंदिर में बैठक हुई। ग्लोबल सीईओज के साथ जो बैठक हुई उनमें से सुजुकी मोटर्स के प्रेसिडेंट तोशिहिरो सुजुकी, डीपी वर्ल्ड के सीईओ सुल्तान अहमद बिन सुलायम, माइक्रॉन के सीईओ जो संजय मेहरोत्रा, जिनका प्लांट ऑलरेडी साणंद में अभी बन रहा है, तो उनको लेकर भी उनके साथ चर्चा हुई। फिर गिफ्ट सिटी में एजुकेशन पर्पज से जो यूनिवर्सिटी बनी है, डिकन यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया की, उनके सीईओ के साथ भी उन्होंने आज मुलाकात की। एपी मोलर जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी है, उनके ग्लोबल सीईओ कैथ स्वेडन के साथ भी उन्होंने 1-on-1 वार्तालाप किया। और अभी जहां पर हम मौजूद है
वहां हेलीपैड के ऊपर 3 बजे ग्लोबल ट्रेड शो का भी उन्होंने उद्घाटन किया और अब 5:30 के बाद अहमदाबाद एयरपोर्ट से गांधीनगर तक एक रोड शो रहेगा। उस रोड शो में यूएई के जो प्रेसिडेंट है उनको वेलकम किया जाएगा और भारत और यूएई के बीच में जो संबंध इतने मजबूत बने हैं उनको एक नेक्स्ट लेवल तक ले जाने की यहाँ पर कोशिश रहेगी। तो प्रधानमंत्री है आज पूरे दिन व्यस्त रहे और रात को भी शायद कुछ सीईओज के साथ वो डिनर कर सकते हैं। और कल अगर हम बात करें तो सुबह 9:30 बजे उद्घाटन समारोह शुरू होगा वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 का। और कल भी पूरा समय और जब शाम होगी तब गिफ्ट सिटी में फिनटेक के सीईओज के साथ भी उनकी मुलाकात होगी। तो हम कह सकते हैं कि वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का काउंटडाउन शुरू हो गया है। और ग्लोबल ट्रेड शो में जहां मेरे आसपास आप देख सकते हैं कई सारे देशों के लोग आपको यहां पर दिखेंगे। 100 देश के इन्वाइटीज यहां पर मौजूद रहेंगे। 20 देश के लोगों ने यहाँ पर अपना पेविलियन भी रखा है। जापान है, स्वीडन है, ऑस्ट्रेलिया है, नेदरलैंड है। तो उन्होंने अपनी अपनी यहाँ पर जो प्रोडक्ट है उनको भी लॉन्च किया है। तो हम कह सकते हैं कि एक तरह से ये वाइब्रेंट गुजरात समिट और ग्लोबल ट्रेड शो अपने आप में यादगार होगा। और 5:30 बजे का आज का रोड शो भी इसमें एक शामिल रहेगा। जी ओके, शुक्रिया आपका केतन, ये सभी अपडेट बताने के लिए किस तरीके का माहौल है और क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए कल से शुरू हो रहे इस इवेंट से। लेकिन आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे मार्केट की। आज फाइनेंशियल निफ्टी एक्सपायरी के दिन बाजार में प्रॉफिट टेकिंग रही और इसी के साथ मार्केट आखिरी घंटे में फिसल कर बंद हुआ। सेंसेक्स 31 अंक चढ़कर 71,386 पर, निफ्टी 32 अंक चढ़कर 21,545 पर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा तेजी हमने रियल्टी, ऑटो, फार्मा इंडेक्स में देखी। वहीं बैंकिंग, एफएमसीजी, पीएसयू स्टॉक्स पर दबाव देखने को मिला। तो ये रहा कि मोमेंटम आज के सेशन का। लेकिन आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे बजट एक्सक्लूसिव स्टोरी सीरीज में। आज बात करेंगे टैक्स की। नई टैक्स व्यवस्था में भी एनपीएस में निवेश पर टैक्स छूट मिल सकती है। सूत्रों के मुताबिक पेंशन फंड रेगुलेटर पीएफआरडीए ने इसके लिए वित्त मंत्रालय से सिफारिश की है। डिटेल्स लेते हैं आलोक प्रियदर्शी से। आलोक, बताइए क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है सोर्सेस के थ्रू? बिल्कुल, देखिए, इनकम टैक्स की नई व्यवस्था को आकर्षक बनाने के लिए सरकार कुछ बड़े कदमों का ऐलान कर सकती है। सीएनबीसी आवाज को सूत्रों से जानकारी मिली है कि पेंशन फंड रेगुलेटर पीएफआरडीए ने कुछ महत्वपूर्ण डिमांड्स सरकार के सामने रखी हैं, जिससे कि न्यू पेंशन स्कीम के साथ साथ न्यू टैक्स रिजीम को भी आकर्षक बनाया जा सकता है। जिसमें एक महत्वपूर्ण जो डिमांड ये है कि न्यू पेंशन सिस्टम के तहत जितना भी कंट्रीब्यूशन होता है उसको भी ओल्ड टैक्स सिस्टम के तर्ज पर एग्जम्पशन दिया जाए। अभी तक मैं बता दूं कि ओल्ड टैक्स सिस्टम में अधिकतम 2 लाख रुपए तक का कंट्रीब्यूशन न्यू पेंशन सिस्टम के तहत एग्जम्प्ट होता है, जिसमें एटीसी के तहत 1.5 लाख रुपए और एटीसीसी आईबी के तहत एडिशनल 50,000 रुपए कंट्रीब्यूशन होता है। दूसरा, वहीं अगर आप ईपीएफए में कंट्रीब्यूट करते हैं तो अधिकतम 12% गैर सरकारी क्षेत्र के कर्मचारी इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहीं एनपीएस में सिर्फ अधिकतम 10% ही बेसिक का हो सकता है। तो लिहाजा ये पैरिटी बनाने की भी मांग पीएफआरडीए की तरफ से की गई है और हमें जानकारी मिली कि सरकार इन सभी प्रपोजल्स पर विचार कर रही है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में न्यू पेंशन सिस्टम को आकर्षक बनाने के लिए सरकार कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए। हालांकि मैं बता दूं कि सरकार की मंशा हमेशा से यही रही है कि न्यू टैक्स रिजीम जो है उसमें एग्जम्पशन और डिडक्शन की संख्या बहुत कम रखी जाए या ना के बराबर रखी जाए। लेकिन इस वक्त एक तरह से देखें तो एक लोगों के भविष्य और रिटायरमेंट के बाद भविष्य सुरक्षित करने के लिहाज से और सेविंग रेट बढ़ाने के भी लिहाज से ये एक कदम उठाए जाने की संभावना है। शुक्रिया आपका आलोक की डिटेल्स बताने के लिए। और आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे कोल इंडिया की। कोल इंडिया अब रिन्यूएबल कारोबार में भी उतर सकती है। कंपनी ने रिन्यूएबल कारोबार के लिए अलग से सेल बनाया है। कोल सेक्रेटरी अमृतलाल मीना से सीएनबीसी आवाज से खास बातचीत में कहा कि कोल निकालने के बाद खाली जमीन का इस्तेमाल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए होगा। लैंड जिसका आगे कोयले के उत्खनन में उपयोग नहीं होना है उसके अल्टरनेटिव यूज करना चाहिए एनर्जी रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर में, जिसके अंतर्गत जिसके अंतर्गत जो ओवरबर्डन डंप है उन पर सोलर प्लांट्स लगाए जा सकते हैं। जो वाटर बॉडीज है उसमें पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट्स, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स लगाए जा सकते हैं। जहां जमीन लेवल है वहां पर एफोरेस्टेशन किया जा सकता है, वासरीज लगाई जा सकती है, रेलवे साइडिंग्स बनाई जा सकती है और अन्य रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको स्थापित करने के लिए पॉलिसी बना दी है। वर्तमान में कोल इंडिया के अंतर्गत एक अलग से सेल बनाई गई है जो रिन्यूएबल एनर्जी विद फोकस ऑन पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट्स एंड सोलर पर काम कर रही है।
और अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा के लिए आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे। सीएम योगी ने अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय भी सीएम योगी के साथ मौजूद रहे। इससे पहले योगी ने रामलला के दर्शन किए और हनुमानगढ़ी में पूजा भी की। और सीधे अयोध्या से हमारे साथ जुड़ गए हैं अमित सिंह। अमित, बताइए आज के नज़ारे क्या हैं रामनगरी के? देखिए, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर 22 जनवरी कार्यक्रम से ठीक पहले वो अयोध्या पहुंचे और अयोध्या में सबसे पहले उन्होंने हनुमानगढ़ी में भगवान हनुमान के दर्शन पूजन किए, रामलला गए, रामलला के दर्शन पूजन किए और साथ में रामलला में किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था है वहां पर जाके उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। जिस तरीके से रेड जोन में सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल किए गए, किस तरीके से पूरी सुरक्षा होगी रामलला की, उसका उन्होंने जायजा लिया है। इसके अलावा लगातार वो साधु संतों के साथ इस वक्त बैठक कर रहे हैं। मेरे पीछे सर्किट हाउस है और सर्किट हाउस में यहाँ पर लगातार वो बैठक कर रहे हैं। 2 घंटे तक उनकी मुलाकात हुई है। तकरीबन यहाँ के बड़े अधिकारियों के साथ यहाँ पर उनकी मुलाकात हुई है और उसमें उन्होंने पूरी समीक्षा की है और जानकारी और डेडलाइन दिया है कि धर्मपथ रामपथ पर जो काम चल रहे हैं अगले 1-2 दिन के अंदर पूरी तरीके से खत्म कर दिए जाएं। जी, शुक्रिया आपका अमित, ये डिटेल्स बताने के लिए। तो तैयारियां पूरी जोर शोर में और आज पूरा जायजा लेने सीएम योगी भी वहां पहुंचे हैं। लेकिन अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रियों को सख्त निर्देश दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक पिछली कैबिनेट की बैठक में पीएम मोदी ने मंत्रियों से कहा कि प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर सभी सचेत रहे। प्रधानमंत्री ने मंत्रियों को बयानबाजी से बचने की नसीहत दी और कहा कि वो मर्यादा का ध्यान रखें, उनके क्षेत्र में किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो, इसका ख्याल रखें। 22 जनवरी के बाद ही अपने इलाके के लोगों को रामलला के दर्शन के लिए लाएं। और राम मंदिर को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि राम मंदिर सभी का है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर बनने की शुरुआत हुई। राम मंदिर का पट्टा बीजेपी के पास नहीं है। राम मंदिर सबका है, तो सवाल खड़े करने का और कोई इसमें कहे कि श्रेय लेना चाहे, राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद इसकी शुरुआत हुई। भाजपा की सरकार थी तो उनकी जिम्मेदारी थी बनाना। राम मंदिर का पट्टा तो भाजपा के पास नहीं है ना, ये पूरे देश का है, सबका अधिकार है राम मंदिर पर। और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी राम मंदिर को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वो उस उत्सव पर विश्वास रखती हैं जो सभी को साथ लेकर चले। ममता ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि आप जो कर रहे हो करिए, आप कोर्ट के दिशा निर्देशों के तहत ऐसा कर रहे हैं, लेकिन दूसरे धर्मों को छोटा मत समझिए। मैं जब तक जीवित रहूंगी मजहबी बंटवारा नहीं होने दूंगी। আমি সেই উৎসবে বিশ্বাস করি যে উৎসব সবাইকে নিয়ে চলে, সবাইকে নিয়ে কথা বলে, একতার কথা বলে। আপনারা করছেন, করুন না, কে আপত্তি করেছে? আপনারা কোর্টের আন্ডারে করছেন, ইলেকশনের আগে একটা গিমিক শো করবেন বলে আমার কোনো আপত্তি নেই তো। কিন্তু তাই বলে অন্য সম্প্রদায়ের মানুষকে অবহেলা করা এটা কারো কাজ নয়। और राम मंदिर को लेकर क्यों मचा है सियासी घमासान और 2024 में राम किसका बनाएंगे काम? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। और देश भूमि उत्तराखंड अब निवेश के नए डेस्टिनेशन के तौर पर उभर रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का कहना है कि उत्तराखंड ग्लोबल समिट को जोरदार रिस्पांस मिला था। सीएनबीसी आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल से खास बातचीत में सीएम पुष्कर धामी ने बताया कि समिट के बाद 50,000 करोड़ रुपए का निवेश तुरंत आ चुका था। समिट के दौरान करीब 3.5 लाख करोड़ के एमओयू साइन किए हैं। जी हाँ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी जो स्टेट के यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर हैं। धामी सर, थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार आपका। पहले तो एक सक्सेसफुल समिट के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। अगर आप बता सकें कि कैसी रही ये समिट और किस तरीके की इन्वेस्टमेंट्स आपने उत्तराखंड के लिए यहाँ पर लेकर आए समिट? इन्वेस्टर समिट जिसका हमने आयोजन किया था उसके पीछे हमारा ये उद्देश्य था कि राज्य के अंदर
इन्वेस्टमेंट आए, इंडस्ट्री आए और जो हमारे यहाँ असीमित जो संभावनाएं हैं टूरिज्म के सेक्टर में, हेल्थ वेलनेस के सेक्टर में, ऑटोमोबाइल, फार्मा, इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिसिटी, इन सभी में जो संभावनाएं हैं उस पर लोग आएँ। और हमने इसके लिए अनेक जगह पर जाकर रोड शो किए। दिल्ली, चेन्नई, बेंगलोर, अहमदाबाद, मुंबई, इन शहरों में हम स्वयं गए और लोगों से बात की। विदेशों में भी गए, लंदन, बर्मिंघम, अबू धाबी, दुबई, तो बड़ी संख्या में लोग आए। लोगों ने बहुत उत्सुकता दिखाई है, बहुत उन्होंने आने का मन बनाया है। उसका परिणाम है कि आज 3.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा धनराशि के हमारे साथ MOU हुए हैं और 50,000 करोड़ से ज़्यादा की ग्राउंडिंग हो गई है। ओके। ऊर्जा के सेक्टर में अपार संभावनाएं, 1 लाख करोड़ से ज़्यादा के MOU उसी में हुए हैं, टूरिज्म में हुए हैं। तो अपार संभावनाएं आज हमारे सामने हैं और इन्वेस्टर समिट ने हमको एक रास्ता दिखाया है। ये हमारे राज्य के लिए बड़ा अवसर है, बिल्कुल, और इसको हम धरातल पर उतारेंगे। इसी के साथ रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें, जल्द वापस आते हैं। अच्छा, रुक करते हैं कुछ और खबरों का। पीएम मोदी और भारत में विवादित टिप्पणी करना मालदीव के मंत्रियों के साथ मालदीव के पर्यटन के लिए भी भारी पड़ रहा है। सोशल मीडिया पर बॉयकॉट मालदीव्स ट्रेंड कर रहा है और लोग अपना मालदीव का टूर प्लान कैंसिल करा रहे हैं। सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड्स में से एक है बॉयकॉट मालदीव्स। लोग इस हैशटैग के साथ मालदीव टूर के कैंसिलेशन का स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, ट्रैवल पोर्टल्स भी मालदीव के लिए बुकिंग लेने से मना कर रहे हैं। ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी ईज माई ट्रिप ने अनिश्चित काल तक मालदीव के लिए बुकिंग बंद कर दी है। ये निर्णय किया है कि हम मालदीव्स का प्रमोशन नहीं करेंगे, मालदीव्स की टिकट नहीं बनाएंगे। 20 से 25% मार्केट शेयर है हमारा ऑनलाइन बुकिंग के अंदर, तो वही काफी बड़ा झटका हो सकता है मालदीव्स की GDP को। और मैं चाहूंगा कि हमारे जो काउंटर पार्टीज है वो भी इसको थोड़ा सीरियसली लें। अनुमान के मुताबिक मालदीव के 8,000 से ज्यादा होटल रूम्स और 2,500 से ज्यादा फ्लाइट टिकट्स कैंसिल हो चुके हैं। ट्रैवल एजेंट्स की मुख्य संस्था फेथ भी अपने सदस्यों से मालदीव के बजाय भारतीय डेस्टिनेशंस को बढ़ावा देने को कह रही है। सिमिलरली लक्षद्वीप ऑल्सो एक बजिंग डेस्टिनेशन है और इंडियंस को चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा इंडिया एक्सप्लोर करें। ये डेफिनेट है कि लक्षद्वीप इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट हॉटस्पॉट। देसी कंपनियां अब लक्षद्वीप के लिए बम्पर डिस्काउंट ऑफर कर रही हैं। ईज माई ट्रिप ने 5 कैंपेन चला रखे हैं। गूगल सर्च में लक्षद्वीप टॉप ट्रेंड कर रहा है। मालदीव की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान पर्यटन का है और वहां जाने वाले सबसे ज्यादा पर्यटक भारत के। जाहिर है मालदीव पर मंत्रियों की बदजुबानी भारी पड़ रही है। रोहन सिंह, दिल्ली। और पहियों पर चलने वाला रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस जूता। CES 2024 के दूसरे दिन मून वॉकर्स कंपनी ने इसे पेश किया है। दिखने में रोलर स्केट्स की तरह लगने वाला इन शूज की रफ्तार कितनी है, इनकी कीमत क्या है, बता रही है हमारे संवाददाता शिवानी घरत। मेरे पैरों में इनफैक्ट मैंने पहने हैं मून वॉकर शूज। मून वॉकर शूज इनफैक्ट पिछले साल AI शूज के तौर पर काफी रेंज में थे। इनफैक्ट ये जो शूज है वो है मून वॉकर X, जो फिलहाल कंपनी ने लॉन्च किए हैं। इंप्रूव्ड एल्गोरिथम के साथ आते हैं। प्राइस अभी तक मार्केट में नहीं है। थोड़ा मैंने ट्राई किया इन शूज को, थोड़ा वक्त लगता है इन्हें समझने में, टू गेट यूज्ड टू इट, लेकिन धीरे धीरे आपकी पकड़ में आएगा कि कैसे इस शूज में चला जाए। अप्रोक्सीमेटली 6 से 9 माइल्स प्रति घंटे आराम से सिंगल चार्ज पर ये शूज चलते हैं। 1 घंटे इनफैक्ट सिंगल चार्ज पर ये शू की लाइफ है फॉर अ सिंगल चार्ज। काफी बढ़िया लगता है शूज में इसमें चलना और बहुत मजा आ रहा है मुझे इस शू को ट्राई करने में। मून वॉकर X, improved version of the original Moonwalker AI shoes। और भारत के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों से सम्मानित किया। सबसे बड़ा सम्मान खेल रत्न पुरस्कार बैडमिंटन के स्टार जोड़ी चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी को मिला है। चिराग और सात्विक को 2023 में शानदार प्रदर्शन के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया था।
उन्होंने 2023 में एशियाई खेलों में अपना और बैडमिंटन में देश का पहला स्वर्ण पदक जीता था। वहीं क्रिकेटर मोहम्मद शमी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। मोहम्मद शमी ने पिछले साल वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप में बेहतरीन प्रदर्शन किया था। उन्होंने पूरे वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा 24 विकेट लिए थे। मोहम्मद शमी के साथ 26 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इनमें हाल ही में शतरंज ग्रैंड मास्टर बनी और वैशाली का नाम भी शामिल है। इसके अलावा तीरंदाजी के लिए ओजस प्रवीण देवताले और हॉकी के लिए सुशीला चानू का नाम भी है। वहीं नियमित श्रेणी में कुल 5 प्रशिक्षकों को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है। इनमें कुश्ती के लिए ललित कुमार, शतरंज के लिए आरबी रमेश के नाम शामिल हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में तो इतना ही, लेकिन आप खबरों पर अपडेट रहिए CNBC आवाज से जुड़े हर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। और अब आने वाले बजट के लिए भी खासतौर पर हमारे सोशल मीडिया पेशकश बजट ब्राउजर पर आप देख सकते हैं आने वाले बजट से जुड़े स्पेशल कंटेंट, जो जरूर विजिट कीजिएगा बजट ब्राउजर आवाज सोशल मीडिया पर।